तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली एमपीपीएससी पर बेस्ड है। हालांकि इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है। 2012 का ये सोशोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट का है। तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सोशोलॉजी वाला, उसी सिलेबस को ये फॉलो कर रहा है एमपीपीएससी। ठीक है। और क्लास में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसका जो टॉपिक चल रहा है ये यूनिट नंबर 6 चल रहा है एमपीपीएससी का यूनिट नंबर 6 चलाया जा रहा है। और ये आज आप लोगों का जैसे ही क्वेश्चन पेपर समाप्त होगा तो इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे जीएस घुरई के बारे में आज की ही क्लास में। और कल आप लोगों का यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत एक नई बिंदु यानी एक नया पार्ट पर हम लोग बातचीत करेंगे कल की क्लास में, दोपहर 1 बजे से होगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 नंबर से सवाल। इससे पहले कि मैंने क्वेश्चंस पेपर में जो है वीडियोस के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये सारी चीज़ें मैंने करवा चुका हूँ। एमपीपीएससी में आज जो है शाम को 9:30 बजे के बाद आप लोगों को यूनिट 1 से लेकर यूनिट जो है 6 तक की पूरी पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा और वीडियो का प्लेलिस्ट भी आप लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है। तो एमपीपीएससी के ग्रुप में, वहाँ से मैंने सारी पीडीएफ जो है डिलीट कर दिया है एमपीपीएससी के ग्रुप से। तो आप निश्चिंत रहें, वो आज यूनिट के क्रम में आप लोगों को मिलेगी एमपीपीएससी के ग्रुप में। तो चलिए देखिए, सूची एक तरफ 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 कहता है उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमें मैच करना है, मिलान करना है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या आप शिशु मृत्यु दर कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट के बच्चों के लिए भी। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रवसन के समय पर महिला की मृत्यु हो जाए, ठीक है, प्रवसन के समय, प्रसव के मतलब सॉरी प्रसव, यहाँ पे सुनिए ये ओके ये देखिए प्रसव है, प्रसव के समय है यानी बच्चे के जन्म के समय की बात कर रहा है ये। और अगर उस समय अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तब जवाब आप लगाएंगे मातृ मृत्यु दर, और यहाँ पे यानी 4। रोगों के कारण बीमार पड़ने की जो दर होती है, रोगों के कारण बीमार पड़ने की जो दर होती है उसको रुग्णता कहते हैं। रुग्णता का मतलब होता है इलनेस। और जब जन्मते ही बच्चियों को मार दिया जाए, जन्मते ही बच्चियों को मार दिया जाए तो इस एक मिनट हेलो, आप बोल रही हैं या तो आप बोल लीजिए, नहीं तो सर को बोलने दीजिए। रिकॉर्डिंग आप देखी है कभी? या तो सर की आवाज समझ में नहीं आता ना आपकी आवाज समझ में आती है। ये सर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेशन होता है। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल सुनिए सर, एक मिनट सर, बहुत चीजों को मैं रिकॉर्डिंग में देखता हूँ। जो बच्चे मान लीजिए लाइफ नहीं ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग में उसको समझ में आएगी ना सर की बात समझ में आती है ना आप बोलिए आपकी बात समझ में आती है। या तो आप बोलिए, सर को बोलने दीजिए। बिल्कुल। अभी टीचर जब पूछता है ना उसके बाद स्टूडेंट को बोला जाता है, ना कि जब टीचर बोल रहा है उस बीच में इंटरप्ट किया जाता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है सिराज जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। माइंड पर कोई भी ना ले ऐसी बातों को, बशर्ते इन्होंने सत्य कहा है और उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए सभी लोगों को, है ना। अच्छी बात है सभी के लिए। तो देखिए, जन्मते ही बच्चियों को अगर मार दिया जाता है तो इसका अगर हम ऑप्शन को मैच करेंगे तो सही ऑप्शन जो रिलेट करता है वो पॉइंट 3 रिलेट करता है, स्त्रीलिंग शिशु हत्या को बताया जाता है। ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु होती है उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ये यूजीसी में एक बार सवाल पूछा गया था। ठीक है। और प्रसव के समय पर महिला की मृत्यु जो होती है वो मातृ मृत्यु दर कहलाती है। और रोगों के कारण बीमार पड़ने की जो दर होती है उसको रुग्णता, रुग्णता का मतलब बीमारी होता है, शुद्ध हिंदी यूज किया है रुग्णता, बीमारी होता है। और जन्म लेते ही बच्चियों को मार देना स्त्रीलिंग शिशु जो है हत्या कहलाती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जा रहा है वह ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या किसे कहेंगे? स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या क्या होता है, प्लीज स्पष्ट करिएगा। सर, गर्भ के समय जो पता लगाते हैं ना 1994 वाला एक्ट, उसके थ्रू पता किया जाता है। मतलब
हाँ सोनोग्राफी पे तो कई लोग इलीगल तरीके से पता करते हैं कि कन्या है कि लड़का है वाला। अच्छा, वो स्क्रीनिंग, बिल्कुल यहाँ सही जवाब स्क्रीनिंग। कन्या भ्रूण हत्या कई जनसांख्यिकीय और समाजशास्त्रीय और नैतिक चुनौतियों से जुड़ी हुई एक क्रिया होती है, बिल्कुल कई करेक्ट जवाब बताया। लिंग का पता लगाने के लिए जो स्क्रीनिंग का नवीन चिकित्सा वगैरह जो यूज करके वहां पर वो हत्या होती है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन में मिलेगा ना तो आपको सीधा सा जवाब देगा कि लिंग का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। स्क्रीनिंग का मतलब हस्तक्षेप या एक प्रकार से पहचान, तो वह रिलेट करता है स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या। ठीक है, तो यहाँ पर वह ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है इसलिए इसको हम हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 71 बड़े ध्यान से सुनिएगा। महिला एवं बाल विकास नीति है, महिला एवं बाल विकास नीति है और कह रहा है संरक्षणात्मक विभेदीकरण कहलाती है। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि महिला और बाल विकास नीति संरक्षणात्मक विभेदीकरण है या नहीं है? प्लीज बताइएगा। नहीं है। विभेदीकरण मीन्स अच्छा, विभेदीकरण, विभेदीकरण का तात्पर्य जैसे अगर हम बात करते हैं किसी चीज को जो है एक प्रकार से बढ़ा चढ़ा के प्रक्रिया में बताना। विभेदीकरण आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां हम किसी चीजों का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देख रहे होते हैं, किसी क्रियाकलाप को, किसी समाज की एक्टिविटी को हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो साधारण शब्दों में आप ये कह लीजिए कि एक विशेष कार्य करने के लिए, ठीक है, एक विशेष कार्य करने के लिए विभाजन को, विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन मतलब विभेदीकरण, अलग अलग विभाजन की क्रिया में अस्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया, जब कोई चीज फिक्स हो जाए, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग महिला और बच्चों के विकास के लिए अलग अलग पार्ट में बात किया जाए, ठीक है, अलग अलग पार्ट में बात किया जाए, तो उस परिप्रेक्ष्य में उसको विभेदीकरण कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि महिला एवं बाल विकास तो ऑलरेडी इसने कह दिया क्वेश्चन में कि इसकी नीति में संरक्षण तो होता है लेकिन विभेदीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये गलत हो जाएगा। अलग अलग नहीं, यहां देखो मैंने कहा कि बाल एवं विकास की नीति के परिप्रेक्ष्य में दोनों को देखा जाएगा ना, विभेदीकरण तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों को देखा जाता है ना विभेदीकरण में, है ना। विभेदीकरण कर देने का मतलब होता है कि बेसिकली आप ऐसा कह लीजिए कि भेदभाव वाली प्रक्रिया भी रिप्रेजेंट हो जाती है, वहां पर भेदभाव वाली प्रक्रिया भी रिप्रेजेंट हो जाती है विभेदीकरण में, ठीक है। विभेदीकरण का परिप्रेक्ष्य जो अगर होता है एक प्रकार से अलगाव की बात करता है, उसका एक प्रकार से अलगाव, जैसे मात्राओं के में परिवर्तन की बात करें, आप निर्धारित कर दिए कि भाई आपका ये चीजें हैं, आपका ये परिप्रेक्ष्य, चलो ठीक है, विभेदीकरण वहां सही है। लेकिन महिला एवं बाल विकास के परिप्रेक्ष्य से बात करें, नीति के परिप्रेक्ष्य से बात करें, विभेदीकरण नहीं आएगा फिर, क्योंकि अलगाव की बात कर देता है ना। महिला एवं बाल विकास नीति के अंतर्गत विभेदीकरण नहीं होगा, ये बात आपका करेक्ट होगा। यहाँ स्टेटमेंट ये जो पॉइंट लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ तो अगर हम बात करें बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेसिकली ये प्रोग्राम वगैरह जो है चलाई जाती हैं, है ना, महिला एवं बाल विकास को लेकर। और भी चीजें हैं जो रिप्रेजेंट करती है, महिला एवं बच्चों की विकास की गति देने के उद्देश्य से कार्य करती है। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक हिस्सा है महिला एवं बाल विकास विभाग, है कि नहीं, एक उसका पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अगर कोई डाउट बन रहा है यहाँ पर तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि विभेदीकरण अगर आप करोगे तो बताइए समानता की बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो महिला एवं बाल विकास क्या करता है? महिला एवं बाल विकास क्या बात करता है? समानतावादी की बात करता है। अगर पेपर इस क्वेश्चन की जगह विभेदीकरण की जगह अगर आप समानतावादी शब्द यूज करते तो सत्य था। तब महिला एवं बाल विकास संरक्षणात्मक समानतावादी की बात कहती है और वही कहलाता है एक प्रकार से पार्ट। तो ये आपका स्टेटमेंट करता है, तो यहां पर ये गलत हो गया, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा कहता है यह केवल स्त्रियों के लिए। देखिए ये प्रश्न तो मतलब मैं आपसे कहूं कि ये भी देखो गलत है, ये केवल स्त्रियों के लिए थोड़ी ना है, यहां तो बालकों की भी शब्द यूज होना चाहिए था। यह संरक्षण नीति के अंतर्गत बालकों के विकास को भी शामिल किया गया है, अर्थात दोनों को समान रूप से संरक्षण की बात की गई है। यस या नो बताइए? बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि जहां ए और आर दोनों असत्य लिखा हो उसी ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे जब पेपर देते हैं तो अभिकथन कारण में सोचते हैं कि ना ये सत्य इसमें से जरूर एक कोई होगा,
असत्य की तरफ तो कोई जाता ही नहीं कभी कभी, है ना। तो मैं बता दूं आपको कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि भाई दोनों के दोनों असत्य हो जाते हैं, दोनों के दोनों असत्य हो जाते हैं, जैसा कि आप एक सवाल देख चुके। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में लिंग और विकास, यूजीसी नेट का यूनिट नंबर अगर हम बात करें 9 का एक पार्ट है लिंग और विकास, पर परिपेक्ष का सही अनुक्रम बताना है आपको। देखिए भारत में, और आपको मैंने पहले भी इस चीजों को रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए यहां अगर मैं इस दृष्टिकोण से बात करूं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं होगा, ये बात तो तय है, ठीक है। और मैंने किस आधार पर ये ट्रिक लगाया है कि मैंने लगाया है लास्ट में सशक्तिकरण को लेकर। सशक्तिकरण क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे लिंग शब्द यूज किया था, प्लस में विकास शब्द भी यूज किया। इसका मतलब ये था भाई जेंडर के साथ साथ डेवलप को यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि महिलाओं को सशक्तिकरण को हम रिलेट कर सकते हैं, बच्चों का भी और पुरुषों का भी। तो लास्ट में आपका सशक्तिकरण आएगा। अब आपको ध्यान रखना कि पहले कल्याण आया था कि पहले विकास आया था? पहले कल्याण आया था। पहले क्या आया था? कल्याण आया था। तो यानी आपका जो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ वाला बनेगा, कल्याण, विकास और सशक्तिकरण, भारत में लिंग और विकास के परिपेक्ष का सही अनुक्रम बनता है। तो जब भी कभी आप परिपेक्ष या दृष्टिकोण की बात करेंगे तो यही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यूजीसी के बच्चे भी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इससे सवाल यूजीसी में सोशल वर्क में खूब पूछे गए हैं, है ना। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कई अंतरराष्ट्रीय सभा है, यहाँ पे देख रहे हैं हम, और वो सभा जो है वैश्विक परिप्रेक्ष्य के विकास के नारीवादी विजन पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 73, है ना। इसके बारे में घोषणा की है कि इस अंतरराष्ट्रीय सभाओं को उनके आयोजित होने के क्रम, अब आपको यहाँ पे वर्ष पता होना चाहिए, तभी इस सवाल का आप सही जवाब दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। फिर कहता है कि नीचे सही कूट की सहायता करिए। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट, इनको इन शॉर्ट में बोला जाता है APCWD बोला जाता है, ठीक है। और इसका सही अगर हम बात करते हैं, एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट की जो भूमिका देखने को मिली है सभा में, तो वह वर्ष था 1980। कौन सा वर्ष था? 1980 था। ध्यान से सुनते चलिएगा आप सभी लोग। वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग जो है, डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज फॉर द फ्यूचर, ठीक है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी एक प्रकार से स्त्री या नारीवाद के दृष्टिकोण से ये बात किया गया वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग को लेकर। और यह अगर आपसे प्रश्न बन रहा है तो इसका मतलब बनेगा कि 9 अप्रैल 1980 में, ये अप्रैल 1980 में किया गया था आयोजित, ठीक है। अप्रैल लगाइएगा 1980 में। दूसरा कहता है डकार जो है, डिक्लेरेशंस ऑन अनदर डेवलपिंग विथ वुमेन की बात, और यह जो डेवलपिंग विथ वुमेन सभा थी ये 1981 में आयोजित की गई थी, 1980 में आयोजित की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा कहता है नैरोबी। नैरोबी देखिए, नैरोबी एंड ऑफ द UN डिकेड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सभा थी, ये 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था। तो 80, ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट कोई मंथ और डेट वगैरह नहीं है इसका, बट आप अगर 1980 आ रहा तो आप इसको पहले रखिए। फिर अप्रैल 1980, फिर 1981, फिर 1982, यानी 1 2 3 4 जो ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में आप लोगों से हो सकता है इससे सवाल पूछे जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोई एग्जैक्ट मंथ नहीं है? किसका? APCWD का पहले वाले का नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट मंथ वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसको आप कोई एग्जैक्ट मंथ के रूप में ना दर्शाएं, बट ये याद रखिए आप सभी लोग कि 1980 है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये रूस में जो है मॉस्को सोवियत संघ के आयोजित द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है बेसिकली 1980 का, जो एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर वुमेन डेवलपिंग की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका कोई एग्जैक्ट वर्ष नहीं है, प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा। कोई एग्जैक्ट मंथ नहीं है, सॉरी वर्ष तो है, वर्ष तो आप देख ही रहे हैं, जो है इसका मंथ नहीं है, ठीक है। तब भी आप लगाएंगे 1980 वाला ही ऑप्शन, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो
ये तो आपको पता है, ये सभा है एक प्रकार से, है ना, ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक सभा के रूप में भी ये एक प्रकार से नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक जो है वर्कशॉप है, डेवलपिंग की बात कर रहा है। और अगर आप इसके अंतर्गत बात करते हैं तो अप्रैल 1980 लगाइएगा, ये ऑप्शन आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 1980 वाली प्रक्रिया जो है आपकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरे वाले में 1981 हो जाएगा, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। और चौथे वाले में 1982 हो जाएगा, नैरोबी का, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये भी देखिए पेपर में ना सवाल आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आया हुआ, ये भी परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है 1981 का भी। ठीक है। कई एग्जामों में देखने को मिला है, ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही एग्जाम में है, कई परीक्षाओं में ऐसे सवाल हमें देखने को मिले हैं। अगला सवाल पे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप कूट मिला सकते हैं, कूट मिल भी गया है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार बताइए क्या हो सकता है। इको फेमिनिज्म का मुख्य जो है एक प्रकार से उसके आधार पूछा है। बेसिकली स्त्री या स्त्रियों का जीवन, आप देख रहे हैं ऑप्शन, अगर हम बात करें बी वाला, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उसका संबंध है। ठीक है, जब कहलाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इको फेमिनिज्म शब्द, इसी को कहा जाता है ना। तो इको फेमिनिज्म का विकास का मुख्य आधार है स्त्री और जीवन की प्रकृति के संबंध में। इको फेमिनिज्म में कहा गया है कि जिस तरह के लोग पर्यावरण और जानवरों को दबा रहे हैं, वैसे ही महिलाओं को भी दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। सामाजिक आंदोलन को महिलावाद एवं नारीवाद का नाम जो है दिया जाता है इस शब्द को। तो सही जवाब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी करेक्ट होगा। सरल सवाल था, देखो इको लिखा हुआ था, प्लस में फेमिनिज्म लिखा हुआ था, ऑप्शन भी देखेंगे तो स्त्री लिखा हुआ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन 75 आपके सामने है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ नारीवाद है, दूसरी तरफ पुस्तक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप इसे बड़े ध्यान से इस सवाल को करिएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं तो जो है सिमोन दी बुआ, इसका सही जवाब किस चीज को रिलेट करता है ये आपको बताना है। प्लीज एक बार जरूर इस सवाल का जवाब मुझे बताएं, क्या होना चाहिए, इस ऑप्शन का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। प्लीज देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे इस किताब के बारे में, सिमोन डी बुआ की जो कॉन्सेप्ट रिलेट होता है वो कहीं ना कहीं अगर हम जिक्र करते हैं तो दी सेकंड सेक्स, ठीक है, नामक एक पुस्तक है। और इस पुस्तक की अगर हम बात करें सॉरी, तो फ्रांसीस भाषा में ये पुस्तक लिखी गई, फ्रांस भाषा में, और जिसमें स्त्री संबंधित धारणाओं और विमर्शों को गहरे तौर पर प्रभावित किया और इसे नारीवाद पर लिखी गई सबसे उत्कृष्ट और लोकप्रिय पुस्तक के रूप में गिना जाता है। ठीक है, तो नारीवाद पर लिखी गई सबसे उत्कृष्ट और लोकप्रिय पुस्तक कौन है, तो दी सेकंड सेक्स बताइएगा आप सभी लोग। और ये किताब के लेखक कौन है, सिमोन दी बुआ, एक विद्वान का नाम है, इन्होंने इस किताब के बारे में लिखा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर बात किया जाए कि इस किताब में ये किताब छपी कब, यानी ये किताब आया कब है, तो सन 1949 आप लगाइएगा, 1949। दूसरा है मैरी ऑलस्टोनक्रॉफ्ट, एक विद्वान का नाम है ये। और आपको मैं बता दूं कि जो है विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एक किताब है, उसकी बात इस किताब में की गई है। यानी अगर मैं जिक्र करता हूं आप लोगों से तो ये दी विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की किताब को ये रिप्रेजेंट करते हैं। 1792 में ये किताब आई थी, 1792 में ये किताब लाई गई थी।
आपको बता दूं कि राजनीतिक और नैतिक विषयों पर महिलाओं के अधिकार को संकेत करती है ये किताब। जैसे अभी आपने देखा कि भाई स्त्री पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। स्त्री पैदा नहीं होती है, उसे बनाया जाता है। द सेकंड सेक्स वाली किताब में लिखी गई है ये बात। और अगर आपसे ये कहा जाए कि राजनीतिक और नैतिक विषयों पर महिलाओं के अधिकारों का जो संकेत करती हैं, वो बेसिकली कौन सी किताब में है, तो दी वेंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन और मैरी ऑलस्टोन क्रॉफ्ट की ये किताब सन 1792 में पब्लिश की गई थी, यानी ये किताब लाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाय द वे, हो सकता है आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से ये नाम पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में। ठीक है, क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिए जी सर। प्लीज, बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ये स्टेटमेंट में। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका फिर करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे सुलामित फायरस्टोन एक विद्वान है। इन्होंने सन 1970 में एक किताब लिखी और उस किताब का जो नाम था दी डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स की एक किताब लिखी। कब लिखा था ये किताब? सन 1970 में लिखी गई थी। कब? 1970 में लिखी गई थी। और सुलामित फायरस्टोन 25 वर्षीय कट्टरपंथी नारीवादी थी, या आप नारीवादी कह सकते हैं इसके अंतर्गत। और इन्हीं शब्दों को रिप्रेजेंट अगर कोई करता है तो सुलामित फायरस्टोन करती हैं। ठीक है, बहुत फेमस है ये भी चीज़ें, इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। 1970 में ये किताब जो है पब्लिश की गई थी। ठीक है, क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज। जी सर। हाँ, 1970 के दौरान में, 1917 के दौरान में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 1970 में ये किताब आई। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जूलियट मिशेल्स का नाम, और बचा एक ही ऑप्शन है वोमेन्स जो है एस्टेट है। और वोमेन एस्टेट नामक जो पुस्तक है वह 1971 में किताब पब्लिश की गई थी। 1971 में किताब को पब्लिश किया गया। और इस किताब में मिशेल्स ने महिलाओं के अधिकार और उसके लिए बनाए गए कानून के बारे में बताया गया। ठीक है, तो जो पहली किताब थी जिसको हमने नाम दिया दी सेकेंड सेक्स, बताया गया कि स्त्री पैदा नहीं होती हैं, उसे बनाया जाता है ना, याद रखिएगा। दूसरी जो किताब थी जो है विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो क्रॉफ्ट की थी, जिन्होंने राजनीतिक और नैतिक विषयों के महिलाओं के अधिकारों को संकेत करती साबित हुई। तीसरी जो थी फायरस्टोन की 1970 में दी डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, ये किताब बेसिकली 25 वर्षीय जो कट्टरपंथी नारीवादी महिला थी उस पर इन्होंने बेस्ड थी और उसके बारे में जिक्र किया था। चौथी जो थी 1971 में वुमेन्स स्टेट की जूलियट मिशेल्स ने एक बात कहा कि महिलाओं के अधिकार और उसके बनाए गए कानून के बारे में बताया गया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर जो मैच हो रहा है वह ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट रिलेट हो रहा है, और इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस, और यहाँ पे इस क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। मैं इसकी पीडीएफ जो है अभी आपके ग्रुप में, एमपीपीएससी वाले ग्रुप में जो है डाल देता हूँ। 75 का जो सही जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। मैंने आपको देखो अभी बताया भी था, और ऊपर भी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 75 का। अब चलिए, अब मुझे आप लोगों से जीएस घुरई के बारे में बात करनी है। जीएस घुरई वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, बड़े ही फेमस पर्सन हैं। जितने इम्पोर्टेंट तथ्य हैं इनके बारे में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए एक बार बताइए, शुरुआत किया जाए जीएस घुरई के बारे में भी। जी मैम, क्या कर रहे हैं आप? कोई कुछ बोल रहा था सर। DSSS के लिए भी बेनिफिट रहेगी ये क्लास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जीएस घुरई का नाम वहाँ पे आ सकता है। ये क्वेश्चंस क्यों नहीं, ये लिंक अगर जा रहा है आपके ग्रुप में तो उनके लिए बेनिफिट ही है। ये ऐसे प्रश्न हमें पेपर में मिल सकते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं मैं शेयर कर दे रहा हूँ कोई आम घास पढ़ाने के लिए, है ना। सोशल वर्क का, सोशोलॉजी का पार्ट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, बिल्कुल बेनिफिट होगा।
तो जरा ध्यान सुनिएगा, प्रोफेसर जीएस घुरई, इनका पूरा नाम कोई बताएगा मुझे? पूरा नाम जीएस घुरई का परीक्षा में नहीं पूछा जाता, फिर भी अगर पूछ ले तो बता देना। बताइए पूरा नाम। गोविंद सदाशिव घुरे। ओके, यहाँ पे सही नाम बताया आपने। इनका जो नाम पूरा है गोविंद, ठीक है, सदा शिव घुरई, ठीक है। इनके समस्त जीवन को जानने के लिए सन 1973 ईस्वी में स्वयं घुरई द्वारा लिखित एक पुस्तक आई थी। कब आई थी? 1971 में। पुस्तक का नाम था आई एंड अनदर, जो है एक्सप्लोरेशन के आधार पर बनाया गया। और गोविंद सदाशिव घुरई का जन्म जो है 12 दिसंबर सन 1893 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक मालवा तट क्षेत्र है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। देखिए, कुछ परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे भी करके पूछे जा चुके हैं कि गोविंद सदाशिव घुरई जी का नाम जो है, इनका जन्म कब हुआ है, तो 1893, ठीक है। इनके नाम को लेकर नहीं, अदर विद्वान को लेकर पूछा गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और भारत में पश्चिमी तट पर कहां पर स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एक मालवा क्षेत्र, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो पॉइंट के रूप में अपने चाहे तो अपने कॉपी पर भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। इनकी प्रारंभिक शैक्षणिक जीवन उच्च कोटि का रहा है, ये परीक्षा में नहीं आएगा। जाति से जो है सारस्वत ब्राह्मण थे, ये जाति इनकी है। और इनके परिवार में संस्कृत और संस्कृत ग्रंथों का पठन पाठन बहुत अधिक था। घुरई ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है मालवन में पाई थी और इसके बाद जूनागढ़ में गए। उच्च शिक्षा मुंबई में अगर हम बात करते हैं तो एल्फिस्टन कॉलेज में इन्होंने प्राप्त किया। इन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। और घुरई का विवाह मालवन गांव के पड़ोसी गांव की एक संजू बाई के साथ हुआ था 1916 में। परीक्षा में ये नहीं आएगा विवाह कब हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे केवल 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे इनका पूछागा कि भाई 1973 की किताब का नाम बताइए, तो आई एंड अनदर एक्सप्लोरेशंस बताइएगा। और इनका जन्म पूछेगा तो 12 दिसंबर 1893 बताइएगा। जन्म हुआ कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक क्षेत्र है मालवा क्षेत्र, वहां पर हुआ है। ये पश्चिमी तट पर स्थित है। बस ये 3 बातें यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़िए। समाजशास्त्री जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, ठीक है। इन्होंने एमए की डिग्री संस्कृत भाषा में की थी, ठीक है, एमए की डिग्री संस्कृत भाषा में की थी, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में नहीं। यह संयोग बस था कि इन्होंने जो है पैट्रिक गॉड्स के कुछ व्याख्यानों को मुंबई विश्वविद्यालय में सुना था। इन्होंने घुरई द्वारा प्रभावित हुए और संस्कृत के इस विद्यार्थी की रुचि समाजशास्त्र में जागृत हुई। गिडिंस ने ब्रिटिश विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्रशिक्षण पाने के लिए घुरई का चयन किया। किसने चयन किया था ब्रिटिश विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्रशिक्षण पाने के लिए घुरई जी को? तो नाम गिडिंस का लगाइएगा। आप लोगों ने सुना होगा गिडिंस एंड गिडिंस का नाम। ये वही गिडिंस हैं जिन्होंने जीएस घुरई का सहयोग किया था ब्रिटिश यानी यूके में। और उन्हीं की सिफारिश पर मुंबई विश्वविद्यालय में उन्हें लंदन भेजा गया और कुछ समय तक प्रोफेसर एल.टी. हॉबहाउस के साथ अध्ययन किया। एक विद्वान हॉबहाउस का भी नाम आप लोगों ने सुनते होंगे, ठीक है। इनका अध्ययन में अगर किसी ने साथ दिया है जीएस घुरई का, तो हॉबहाउस ने दिया है। और डॉक्टर रिवर्स के मार्गदर्शन में इन्होंने एथिक्स थ्योरी ऑफ कास्ट के विषय पर शोध किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो किसके मार्गदर्शन से एथिक्स थ्योरी ऑफ कास्ट के विषय पर शोध किया? तो डॉक्टर जो है रिवर्स का नाम आता है, याद रखिएगा। और अगर प्रश्न पूछता है कि शोध के विषय में पत्रिका कौन सा मेंशन किया है जीएस घुरई ने, तो सब आप बताइएगा एथिक्स थ्योरी ऑफ कास्ट का नाम, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को जीएस घुरई के संबंध में याद रखना होगा। इसके संबंध में जीएस घुरई भारत में समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। जीएस घुरई को क्या कहा जाता है? भारत का समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्र के अगर जनक कोई है तो नाम क्या लगाएंगे आप लोग? जीएस घुरई का। तो ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1923 में जीएस घुरई ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डायरेक्टर की उपाधि ग्रहण कर लिया और भारत लौट आए। पेपर में अगर सवाल बनता है कि जीएस घुरई भारत कब लौट कर आए, तो 1923 आप लगा सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आप 1920 जो है 3 लगा सकते हैं। 1924 की बात करते हैं। देखिए, माधव सदाशिव गोरे भारत के एक समाज विज्ञानी थे। सन 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष बनने के लिए ये द्वितीय व्यक्ति के रूप में जाने गए थे। परंतु देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। सन 1924 में इन्हें मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के लीडर कहिएगा, रीडर नहीं, लीडर एवं अध्यक्ष पर नियुक्ति प्रदान की गई। आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष बनने वाले वे दूसरे व्यक्ति थे, द्वितीय व्यक्ति थे। उनका नाम क्या था? तो जीएस घुरई का नाम आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम जिक्र करते हैं तो अगले पॉइंट पर, तो कहा जाता है कि वर्ष 1932 में इन्होंने एक पहली कृति प्रकाशित की और उस किताब का जो नाम था कास्ट एंड रेस था 1932 में। तो इस चीज को आप भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 1932 में पहली कृति थी, पहली पुस्तक थी कास्ट एंड रेस करके, जो आई थी 1932 में प्रकाशित। किसकी किताब थी ये? तो जीएस घुरई जी की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में समाजशास्त्र के दूसरे विभागाध्यक्ष जो है जीएस घुरई रहे हैं 1924 में, तो पहला कौन था? तो प्रथम जो नाम आता है, अगर हम बात कर, जी नाम क्या नाम बताया आपने? पैट्रिक गिब्स। नो, इरावती कर्वे, इरावती कर्वे का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है? ये इरावती कर्वे का नाम आता है, याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, इरावती कर्वे का नाम लिखिएगा प्रथम में, और द्वितीय में अगर किसी का नाम लगाएंगे आप लोग तो वो नाम लगाएंगे जीएस घुरई का नाम। अब इन्होंने प्रकाश जब ये किताब किया कास्ट एंड रेस के बारे में, तो इसमें इन्होंने लंदन में प्रकाशन हुआ ये किताब, और इस किताब की दो मुख्य विशेषता थी। ये प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि भाई कास्ट एंड रेस की जब 1932 में किताब आई तो दो विशेषताएं थी, उनमें से पहली विशेषता कौन सी है, दूसरी विशेषता कौन सी है? पहली तो यह है कि उसमें घुरई ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और प्रजाति से संबंधित बताया था, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और प्रजाति से संबंधित बताई। और दूसरी ये थी कि इसमें समाजशास्त्र को संसार के मानचित्र को पहली बार स्थापित किया। समाजशास्त्र को जो है संसार के मानचित्र पर स्थापित किया। ठीक है, तो ये दूसरी थी। तो पहली जाति व्यवस्था की उत्पत्ति। ठीक है, एक मिनट थोड़ा आप इजिली बता दीजिएगा यहाँ पर कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और प्रजाति से बताई गई। दूसरी पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा समाजशास्त्र के संसार के मानचित्र पर पहली बार इन्होंने स्थापित किया। यह भारत का योगदान था एक प्रकार से। आगे बात करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि घुरई ने भारत के समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी और इसी कारण उन्हें समाजशास्त्री विचारक भी कहते हैं। वास्तव में 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन में प्राच्यविदा की एक ऐसी लहर पैदा हो गई जिसका केंद्र सभ्यता पर अध्ययन था। यूनान और मिस्र के सभ्यताओं से परिचित होने के बाद अब लोगों की रुचि जो है भारतीय सभ्यता को समझने के लिए जगी। जीएस घुरई ने वस्तुतः संस्कृत भाषा के पंडित थे और इसका प्रयोग उन्होंने यहाँ की सभ्यता का विश्लेषण में किया था और उनका समाजशास्त्र उनके उपनिवेशिक काल के ज्ञान का परिणाम है। जीएस घुरई का विचारधारा को उनकी कृतियों और तत्कालीन बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और इसकी विचारधाराओं की बनावट को हम निम्न बिंदुओं के रूप में भी देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, एक ब्रिटिश अनुकूलन और दूसरा भारतीय सभ्यताओं की राष्ट्रवादी निर्वचन और तीसरा विसरण, चौथा घुरई का भारतीय सभ्यता का समाजशास्त्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 4 पॉइंट मैंने मेंशन किया है ये घुरई की विचारधारा की एक कृतियां थी, एक प्रकार से किताब थी और तत्कालिक बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया और इसी विचारधारा की बनावट पर ये चीजें जो है उभर के सामने आई थी, है ना। तो पेपर में सवाल पूछ ले भाई कि तत्कालिक बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में क्या चीजें रिप्रेजेंट हुई हैं, या पूछ लिया जाए कृति यानी किताबों में क्या चीजें रिप्रेजेंट हुई हैं, तो ये 4 बातें याद रखिएगा। एक ब्रिटिश अनुकूलन के बारे में बात किया है, भारतीय सभ्यता का राष्ट्रवादी निर्वचन के बारे में बात किया है, घुरई का भारतीय सभ्यता का समाजशास्त्र के बारे में भी जिक्र किया है। अब कुछ किताबें हैं, जीएस घुरई की कुछ कृतियां हैं। इन कृतियों से पेपर में परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
मैंने मेन पॉइंट को केवल जीएस घुरई का यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ जीएस घुरई के संबंध में माधव सदाशिव गोरे के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पर भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कास्ट एंड रेस इन इंडिया की किताब आई 1932, ये पहली किताब थी, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। सेक्स हैबिटेट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल की बात करते हैं तो 1938 की ये किताब है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। मैं क्योंकि आईपी जो है आईएमपी लिखते हुए चल रहा हूं आप लोगों का आगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दी एबो रीजंस सो कॉल्ड एंड दियर फ्यूचर की किताब है 1943 की, ठीक है, ये भी आप इंपॉर्टेंट के रूप में रख सकते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी करिएगा, ठीक है, 1945 की है, ठीक है। ऑप्टर अ सेंचुरी एंड अ क्वार्टर 1980 की किताब है, ठीक है। उसके बाद कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी किताब है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। 1961 में माधव सदाशिव गोविंद सदाशिव गोरे का नाम आता है। उसके बाद फैमिली एंड किंग इन इंडो यूरोपियन कल्चर की किताब है, ये 1982 की किताब है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। सिटीजन एंड सिविलाइजेशंस है 1982 की, ये भी किताब है। और दी शेड्यूल्ड ट्रिब्यूज की बात होती है तो 1903 की ये किताब है, ये परीक्षा में आ चुका है, ठीक है, ये परीक्षा में आया हुआ इसी पेपर में। सर फर्स्ट क्लास वाली फर्स्ट किताब वाली जो स्लाइड है उसे दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है फर्स्ट किताब की स्लाइड, लिख लीजिए, ये रही, ठीक है। नहीं सर ये नहीं, कास्ट एंड रेस वाली जो है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अभी पीडीएफ तो मैं दूंगा आपको, है ना, पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर की किताब दी महादेव कॉलेज की किताब करके मेंशन किया था इन्होंने 1963 में। 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एनाटॉमी ऑफ अ रूरबन यानी एक प्रकार से रूरबन का मतलब होता है ग्रामीण वाले क्षेत्र में, है ना, ग्रामीण वाले क्षेत्र को। और ये कम्युनिटी से बात किया था 1963 में। द इंडियन साधुज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आ चुका है ये भी 1984 वाला भी। रेस रिलेशंस इन निग्रो अफ्रीका और सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन फीमेल, ये आप नोट कर सकते हैं नारीवाद के संबंध में, ठीक है, यहाँ पर ये किताब हो सकता है आपके ऑप्शन में मिल जाए। और एंथ्रोपोलॉजिकल सोशोलॉजिकल पेपर्स की किताब है ये भी, नाम अगर हम बात करते हैं तो जीएस घुरई का। और जो है सोशल टेंशन इन जो है इंडिया होना चाहिए, यहाँ पे हिडिया लिखा हुआ है, इंडिया होना चाहिए, ठीक है, 1968 में। आई एंड अनदर एक्सप्लोरेशंस के बारे में मैंने आपको वही बताया था 1973। प्लीज हाँ म्यूट रहे, प्लीज क्लास में म्यूट रहे, आप बोल भी रहे हैं अनम्यूट होके, है ना, दिक्कत हो रही है। आई एंड अनदर एक्सप्लोरेशंस 1973 की किताब है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो वेदर जो है इंडिया 1974 की किताब है। 19 नंबर पर इंडिया जो है रिक्त इट इज डेमोक्रेसी करके किताब आती है, ये 1978 की है, इंपॉर्टेंट नहीं, हटा दीजिए। वैदिक इंडिया को हटा दीजिए, 1978 की किताब जो है जीएस घुरई की है। दी बर्गिंग जो है केल्डन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1980 की किताब है जीएस घुरई का, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए घुरई के महोदय के द्वारा इनके द्वारा जाति प्रथा पर लेकर कई बार परीक्षाओं में सवाल भी पूछा गया है जीएस घुरई के संबंध में। मैं चाहूंगा कि इसको भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखें क्योंकि परीक्षाओं में यहां से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, परीक्षा में इससे भी सवाल पूछे गए हैं जीएस घुरई के संबंध में। क्लियर है, बताते चलिएगा साथ ही साथ आप सभी लोग, है ना, जीएस घुरई के संबंध में। चलिए और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट बिंदु जो हमारा इस समय है और उनके संबंध में कुछ विशेषताओं के बारे में है, ठीक है, किसके बारे में है, विशेषताओं के बारे में है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। एक मिनट, थोड़ा सा
ने जाति प्रथा पर विचार। देखिए परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जाता है ये कि आप बताएं जरा जीएस घुरई की विशेषताएं इनमें से कौन है, और जीएस घुरई ने किन विशेषताओं पर बात किया है। ये यूजीसी नेट में आ चुका है प्रश्न है। तो घुरई की रुचि की अगर हम बात करते हैं, प्रारंभ से जाति और प्रजाति से संबंधित ही विषयों में मिली हुई है। ठीक है, उन्हीं के संबंध में ये चीजें देखने को मिली है। तो इन्होंने बेसिकली जाति और नृजातीय सिद्धांत दिया था। तो पेपर में सवाल बनता है कि जाति और प्रजाति का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप सभी लोग लगाइएगा जवाब वहां पर जीएस घुरई महोदय का। ये पॉइंट तो आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको लगता भी है कि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रजाति, कभी कभी प्रजाति के बजाय अगर सवाल में बन जाए नृजाति शब्द को भी, तो अब भी आप वहां पर मेंशन कर दीजिएगा कि जाति और नृजाति का जो सिद्धांत दिया है वो जीएस घुरई ने दिया है। आपको बता दूं कि इन्होंने 1932 में, जी क्या बताओ, जाति और प्रजाति में थोड़ा बेसिक डिफरेंस बताइए। बिल्कुल, देखिए जाति क्या चीज होती है, हालांकि इन्हीं के बारे में इन्होंने एक्सेप्ट किया था कास्ट। मैं आप सबको बता दूं, आप सब भलीभांति तरीके से परिचित हैं जाति को लेकर, जिसको हम लोग कास्ट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट कहते हैं, उसी को जाति। अब इस जाति और प्रजाति के सिद्धांत में अगर किसी का नाम आया तो वो नाम आता है जीएस घुरई महोदय का। किसका नाम आता है, जीएस, एक मिनट थोड़ा होल्ड रखिए, ये पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है आज, है ना। यहाँ पे जो लिख रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है, जाति लिख रहा, देखो दिखाई दे रहा है आपको, जाति प्रजाति, जी दिखाई दे रहा है। हाँ, अब देखिए मैंने कहा आपसे कि जाति शब्द आप लोग भलीभांति तरीके से परिचित हैं। जाति शब्द जो रिप्रेजेंट होती है वो कास्ट से रिप्रेजेंट की जाती है। कास्ट जैसे भाई भाषा हो गया, धर्म हो गया, क्षेत्र हो गया इत्यादि के संबंध में जब कोई विशिष्ट पहचान दे रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जातीय शब्द को रिलेट कराता है। लेकिन जब नृजातीय शब्द आता है एक ऐसा समूह बन जाता है, प्रजाति शब्द जब आता है तो एक ऐसा समूह बन जाता है जहां लोग अपने को समूह के लोगों से समान और दूसरे से अलग अपनी प्रथा, दूसरों से अलग अपनी प्रथा, भाषा, ठीक है, इतिहास, समाज, संस्कृति, धर्म इत्यादि में भिन्नता का कारण जब देखने को मिल जाता है तो उसे हम एथनिक कहते हैं, एथिक कहते हैं, या उसे हम नृजाति शब्द के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही शब्द है, जब आपसे पूछा जाए कि किसी का अगर रिलेट हो रही हो धर्म को लेकर, जाति को लेकर, क्षेत्र को लेकर, भाषा को लेकर कोई विशेष पहचान बन रही है तो वो जाति का पार्ट बन जाएगा। नृजातिता के शब्द में एक समूह बनेगा जहां पर आप लोगों को क्या करना होगा, समूह के लोगों में समान और दूसरों से अलग अपनी प्रथा बता रही होती है, दूसरों से अलग अपनी प्रथा बता रही होती है, धर्म इत्यादि चीजों में भिन्नता का कारण बता रही हो तो वहां पे नृजाति और प्रजाति शब्द को रिलेट कर दिया जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे मैंने कहा कि समाज का खंडनात्मक विभाजन है। जाति व्यवस्था में भारतीय समाज के विभिन्न खंडों में इसको किया गया विभाजन, इसलिए कहा गया कि समाज का खंडनात्मक विभाजन के कॉन्सेप्ट पे जाति प्रथा को लेकर विशेषता के रूप में किसने बात किया, तो जीएस घुरई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक खंड जो होता है वो बेसिकली सदस्यों की स्थिति है ना, सदस्यों की जो है सदस्यों की स्थिति, पद, कार्य को सुनिश्चित करता है। खंड विभाजन का मतलब क्या है, खंड विभाजन का या खंडात्मक विभाजन का जो तात्पर्य है, एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति ना होकर अपनी ही जाति तक सीमित हो जाए तो उसको कह देते हैं हम लोग भैया कि समाज में खंडात्मक विभाजन हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो व्यक्ति की निष्ठा और श्रद्धा समुदाय के बजाय अगर अपनी जाति के प्रति होती है तो प्रत्येक जाति के एक जाति पंचायत होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में समाज का खंडात्मक विभाजन जीएस घुरई ने किया है। प्लीज एक बार म्यूट रहिए यार, कितनी बार बोला गया है म्यूट रहने के लिए, आप लोग म्यूट नहीं होते हो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी अगर बात करते हैं सनस्त्रण के बारे में, देखिए समाज के सभी जातियों की स्थिति जो होती है समान नहीं होती, ये बात आप सभी लोग भलीभांति तरीके से जानते हैं और इसी को सनस्त्रण कहा जाता है। पेपर में सवाल बनता है कि भाई बताइए सनस्त्रण के बारे में किसने बताया, तो आप सीधा सा जवाब दीजिए भैया जीएस घुरई बताए। पेपर में आपसे ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं विशेषताओं के बारे में कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए आप ध्यान से सुनते चलिए। तो जब सवाल आता है कि समाज में सभी जातियों की स्थिति समान नहीं है बल्कि उसके ऊंच नीच का सनस्त्रण हो रहा है,
यानी उतार चढ़ाव पाया जा रहा है, तो वही प्रक्रिया क्या होता है, सनस्त्रल होता है। आप लोग जानते होंगे भली राती तरीके से, हायरार्की का नाम दिया जाता है इसको, है ना। क्योंकि ऊंच नीच की इस व्यवस्था को ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है और शूद्र का स्थान क्या है, नीचा है, इसके बारे में अगर कोई बात करता है तो जीएस गुरई करते हैं, वही कहलाता है सनस्त्रल। तीसरा आता है पेशे को अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। पेशे के, है ना, क्या है यार, क्यों इतना हद कर दियो, है? मतलब हद हो गया है एकदम। पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, अप्रतिबंधित चुनाव का। देखिए अब यहां पे समझिए, जैसे प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है ना, प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। अब यहां पे सवाल यह है कि पेशे के अप्रतिबंधित, अप्रतिबंधित जिसे प्रतिबंध लगा देना, अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव है। तो समझिए इस बात को, कहता है कि प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। कई जातियों के नाम से ही उसके व्यवसाय का बोध हो जाता है। कई जाति ऐसी होती है जब उस पर काम जो करते हो उससे ही आप समझ जाते हो भैया ये फलाने जाति का है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो प्रत्येक जाति यह चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय ही करें। मुगल काल में जाति के प्रतिबंध ढीले लगने लगे थे। वहीं पर एक विचार आया वेंस महोदय का। वेंस एक विद्वान का नाम है। इस वेंस महोदय ने एक शब्द कहा, इन्होंने कहा कि जाति एक पेशा परंपरागत होता है। परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल। जाति का पेशा एक परंपरागत होता है, परंतु किसी अर्थ में आवश्यक नहीं है कि उसी के पेशे के द्वारा सभी जातियां जीवन निर्वाह कर रही हो। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप जाति को आइडेंटिफाई, अगर आप डिबेट करने बैठ जाओ तो ये बात तो करेक्ट है कि जरूरी तो ये नहीं है कि कोई अगर कैसी तरीके का व्यवसाय कर रहा है तो उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। लेकिन ये बात अगर कहने वाला कोई विद्वान था तो बुरा ही था, कह रहा था कि भाई अगर आप जो व्यवसाय कर रहे हो उससे भी आपकी आइडेंटिफाई हो सकती है कि आप इस जाति के हो। तो इस तरीके से इन्होंने एक विशेषता ये बताई कि पेशे में अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव होता है। एक और इनका था कि नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार होता है। कहने का भाव यहां पर यह रिप्रेजेंट होता है कि जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक और धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये बात भी करेक्ट है, जाति व्यवस्था में उच्च जातियों के कई सामाजिक और धार्मिक विशेषाधिकार हैं, करेक्ट बात है। फिर कहता है कि जबकि अगर हम बात करें निम्न और अछूत जातियों को उससे वंचित कर दिया जाता है ना। दक्षिण भारत में अछूत जातियों पर अनेक जो है अयोग्यताएं जो है बेसिकली देखने को मिलती है, निर्योग्यताएं देखने को मिलती है। इसलिए ये कहा भी जाता है, इन्होंने बताया भी है कि नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार जो है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए भोजन एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। सहवास शब्द यूज हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए, अभी आप इसके मतलब भी समझ जाएंगे। बेसिकली क्या है कि जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार, जब भी बात हो जाति व्यवस्था में जो है जातियों के परस्पर भोजन और व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। जैसे किसके हाथ का बना कच्चा भोजन करना है, किसके हाथ से बना पक्का भोजन करना है। सामान्यतः ऊंची जातियों के द्वारा बनाया गया भोजन निम्न जातियां स्वीकार कर लेती हैं, परंतु निम्न जातियों के द्वारा या उनके द्वारा या उन लोगों के द्वारा बनाया गया कच्चा व कभी कभी पक्का भोजन भी उच्च जातियां स्वीकार नहीं करती हैं। और ये बात आप शायद अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए जीएस घुरई ने ये बात कहा था कि भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध की बात, ये भी हमें कहीं ना कहीं जाति में देखने को मिलती है। एक बात आता है विवाह संबंधी प्रतिबंध। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं विवाह संबंधी प्रतिबंध को लेकर, जाति एक प्रमुख विशेषता है। हालांकि प्रत्येक जाति अपनी जाति और उपजाति में ही विवाह करती है। वेस्टरमार्क एक विद्वान है। वेस्टरमार्क यहां पे बात हालांकि जीएस घुरई की मैं कर रहा हूं। वेस्टरमार्क की एक बात है, इन्होंने कहा कि जाति अंतर विवाह को जाति का सार माना गया। यद्यपि कुछ पर्वतीय जातियां होती हैं। दक्षिण के अगर हम बात करते हैं तो नंबूदरी दक्षिण भारत में अगर हम जिक्र करते हैं नंबूदरी ब्राह्मण देखने को मिले, तो उनमें अपने से निम्न जातियों की लड़कियों से विवाह करने की प्रथा भी पाई। निम्न जातियों की लड़कियों से विवाह करने की प्रथा भी कहीं ने पाई। तो विवाह
संबंध प्रतिबंध की बात किया तो प्रोफेसर घुरई महोदय ने कहा कि जातीय समूह की प्रकृति का उल्लेख किया और वैदिक युग से लेकर ब्रिटिश काल तक प्रथा में होने वाले परिवर्तन को घुरई ने प्रमाणों के साथ उल्लेख किया है। इसलिए ये कुछ जो पॉइंट थे वो कहीं ना कहीं जाति प्रथा की विशेषताओं को उल्लेख कर रहे थे। तो बहुत फेमस रहा है, ये रीजन यही रहा कि इन्हीं से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जितने पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इनके बारे में आपको समझा दिया है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, भारत में प्रजातियों के प्रोफेसर जीएस घुरई के विचार बेसिकली यहां पर अगर हम बात करते हैं तो भारत में हिंदू जनसंख्या को लेकर 6 मुख्य प्रजातियां तत्वों के बारे में उल्लेख किया। 6 मुख्य जो है इसके अंतर्गत हमें अगर देखने को मिलता है, जैसे देखिए एक बात, भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका भी, साधु जब शब्द साधु आए तब भी जीएस घुरई का नाम लगाइएगा। भारतीय इतिहास में प्रजाति का सिद्धांत अगर पूछे तब भी जीएस घुरई का नाम लगाइएगा। हालांकि जब इन्होंने प्रजाति का सिद्धांत दे रहे थे तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया की जो किताब अभी आपको ऊपर पढ़ाया मैंने 1932 वाली, उस किताब में जिक्र किया गया था, उस किताब में जिक्र किया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हिंदू जनसंख्या में 6 मुख्य जो प्रजातियां के जो तत्व हैं उनका उल्लेख किया गया है। नंबर 1 भारतीय आर्य, जिसको इंडो आर्यन कहते हैं आप। इस प्रजाति से संबंधित लोग पंजाब, राजपूताना और संयुक्त प्रांत के लोग तक फैले हैं। भारतीय आर्य। पूर्व द्रविडियन, इसके अंतर्गत बात करते हैं तो इस प्रजाति के तत्व जो है संयुक्त प्रांत की निम्नतर जातियों एवं बिहार की जनसंख्या में फैले हुए हैं। द्रविड़, ये वे प्रजातियां तत्व हैं जो दक्षिण के तमिल और मलयाली भाषाई जिलों तक फैले हुए हैं। मंगोल, वे प्रजातियां तत्व जो है हिमालय, नेपाल तथा असम तक फैले हुए हैं। पश्चिमी जो है प्रतिरूप पश्चिमी सीमा से मालाबार के उत्तर मैसूर एवं महाराष्ट्र में पाया गया है। पश्चिमी प्रतिरूप पश्चिमी सीमा से लेकर मालाबार के उत्तर तक ये चीजें देखने को मिली है। वेस्टर्न मुंडा आप लोगों ने नाम सुना भी होगा मुंडा के बारे में। मुंडा एक जनजाति भी देखने को मिलती है और इस प्रकार की प्रजातियां तत्व जो है छोटा नागपुर के चारों ओर केंद्रित है। कौन? मुंडा। ठीक है, तो इसमें एक बात कहेगी कि इसके अतिरिक्त प्रोफेसर जीएस घुरई ने सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपनी पुस्तक जो थी वो सिटीज एंड सिविलाइजेशन में तथा भारत एवं यूरोपीय संस्कृति में पाई जाने वाली पारिवारिक नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक एवं विस्तृत ऐतिहासिक ब्यौरा अपनी पुस्तक फैमिली एंड किंग इन इंडो यूरोपियन कल्चर नामक किताब में जिक्र किया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। एक राष्ट्रवादी, घुरई को एक राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। जीएस घुरई को अगर हम बात करते हैं तो उन्हें एक राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। आप यहाँ पे चाहो तो नोट कर सकते हो, एक राष्ट्रवादी भी कहा जाता है जीएस घुरई को, जीएस घुरई को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी जीएस घुरई के अंतर्गत। अब अगर आप लोगों से परीक्षाओं में, ठीक है, यहां से देखो इनके अंतर्गत जितनी मैंने किताबें बताई हैं उन किताबों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा जीएस घुरई के संबंध में। तो ये था जीएस घुरई के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। सर जी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन में क्या कहा है? किसमें? कल्चरल एंड सिविलाइजेशन वाली किताब में क्या जिक्र किया गया है? हाँ जी। देखो, कल्चरल का मतलब बेसिकली क्या है, एक प्रकार से संस्कृति के बारे में बात किया है। इन्होंने हिंदू संस्कृति की जो आधुनिकता का प्रभाव था उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जीएस घुरई ने बात किया है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं उस परिप्रेक्ष्य में क्या बातें हुई थी तो आप इजीली और आसानी से बता सकते हैं कि घुरई ने हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ब्राह्मण धर्म पर खूब लिखा। कहा कि आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र ने घुरई की लिखावट की निंदा कर दी और कहा कि समाजशास्त्र परंपरा का एक प्रसंगक रहा है। समाजशास्त्र जो है परंपरा का एक बड़ा प्रशंसक रहा है। जब कभी आधुनिकता की बात कही जाए तो विश्लेषण परंपरा के संदर्भ में किया जाता है, उसका एनालिसिस किया इन्होंने उसका एनालिसिस किया था। तो इसलिए बेसिकली यहां पर जिक्र इस तरीके के शब्द मिल जाते हैं हमें। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इस परिप्रेक्ष्य में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में, सिटी एंड सिविलाइजेशन में सभ्यता और संस्कृति के बारे में, यहाँ पर सभ्यता भी उसकी संस्कृति के बारे में भी डिटेल जानकारी दी, प्लस फैमिली एंड किंग इन इंडो यूरोपियन कल्चर में भी
इसी तरीके के कंपेयर करके, तुलना कर कर एक विस्तृत ऐतिहासिक प्रारूप जो है प्रस्तुत किया था। तो केवल इतनी बात आप ध्यान रखिए यहां पर कि जो भारत की प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों पर जीएस घुरई का कैसा विचार था। हिंदू जनसंख्या में 6 मुख्य प्रजातियां तत्व बताया, वो 6 तत्वों का नाम याद रखिए। मुंडा, पश्चिमी, मंगोल, द्रविड़, पूर्व द्रविड़ियन, भारतीय, आर्य, ये 6 चीजें आप याद रखें यहां पर। और फिर उसके बाद मैंने अभी आपको बताई हैं विशेषताएं, उन विशेषताओं को ध्यान रखिए। और फिर आपको ध्यान रखना है लगभग जो मैंने 21 के आसपास आपको पुस्तकों यानी कृतियों के बारे में बताया, आप उसको ध्यान रखें। बस इतना ही आप सबके लिए काफी रहेगा। ठीक है, बाकी और बीच बीच में जो चीजें आएंगी उसको भी मैं बताता चलूंगा। तो एक बार स्पष्ट करिए आप सभी लोग, क्या ये बात क्लियर है? जी सर। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, जीएस घुरई के बारे में। और अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा टी के ओमेन का नाम, टी के ओमेन का नाम। ये देखिए संप्रदायवाद थे, ये एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, संप्रदायवाद के इन्होंने 6 आयाम दिए थे। कितने आयाम दिए थे? 6 आयाम दिए थे। पेपर में पूछता है भाई कि 6 आयाम किसके थे। ठीक है, बेसिकली ये जो थे इन्होंने विरोध और परिवर्तन का अध्ययन करने में समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान के महत्व की खोज किया था। ठीक है, तो विरोध और, मैं यहां पे नोट भी कर देता हूं, विरोध और परिवर्तन का अध्ययन करने में समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान के महत्व का अन्वेषण किया था। अब 6 कौन कौन से थे? 6 कौन कौन से थे? एक था आत्म सातकरणवादी, दूसरा जो था कल्याणकार्यवादी, तीसरा जो था पश्चगमनवादी, चौथा था प्रतिकारवादी, पांचवा था पृथकतावादी, छठा था विलग्रतावादी। ये 6 आयाम थे संप्रदायवाद के 6 आयाम। पेपर में सवाल पूछता है कि इनमें से बताइए संप्रदायवाद के 6 आयाम। आत्मसातकरणवादी, कल्याणकारीवादी, पश्चिगमनवादी, प्रतिकारवादी, पृथकतावादी और विलग्रतावादी के बारे में सुझाव किसने दिया? तब जवाब आपका होना चाहिए टी के ओमन ने दिया। पेपर में सवाल ये बनेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वहां पर मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, ऑप्शन में ज्यादा ये बेसिकली देखने को मिलते हैं विद्वान। ठीक है, इन्होंने प्रोस्टेट एंड चेंज स्टडी इन सोशल मोमेंट की किताब में जो है विरोध और परिवर्तन का अध्ययन किया था, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। ये जो ऊपर किताब आपको बताया है अभी, ठीक है, जहां पर इन्होंने विरोध और परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान के महत्व का खोज किया था। ये कौन सी किताब में बताया गया? 1990 में बताया गया था। उस किताब का नाम है हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट एंड चेंज स्टडीज इन सोशल मोमेंट। बस याद रखिएगा 1990 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ठीक है,
इसकी PDF और रिकॉर्डेड क्लासेस अभी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। हेलो हेलो सर। बताइए। सर ये तो MPPS UGC नेट वाली क्लास हो गई।